और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का फाउंडर संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का प्रथम शासक जो हुआ शक्तिशाली चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक। ऐसे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, या भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन क्यों? नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था जो 1804 में बना था, और नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। वो विश्व विजयी बनना चाहता था। उसने यूरोप के अनेक राज्यों को, अनेक देशों को जीत करके एक नेपोलियनिक साम्राज्य बना लिया। तो आधुनिक काल में फ्रांस में नेपोलियन ने जितने राज बढ़ा करके अपना साम्राज्य बनाया, यानी कई राज्यों को जीता, वो काम प्राचीन भारत में गुप्त शासक समुद्रगुप्त कर चुका था, नेपोलियन से पहले ही कर चुका था। समुद्रगुप्त ने कई राज्यों को जीता। आर्यावर्त के 9 राज्य, आटविक प्रदेश के 18 राज्य और दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीता, और अनेक सीमावर्ती राज्यों को भी जीता और गुप्त साम्राज्य में मिलाया। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन इस बार आया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, और यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। लेकिन जो काम भारत ने पहले कर चुका था वही काम नेपोलियन ने आधुनिक काल में किया, लेकिन ज्यादा यूरोपीय इतिहासकारों ने विदेशी घटनाओं को ज्यादा तर्ज दिया। समुद्रगुप्त के बाद आते हैं रामगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त का भी नाम आता है, जो गुप्त काल का सबसे कायर शासक माना जाता है। कायर मीन्स रामगुप्त। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड आता है। तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बीच में रामगुप्त का नाम आता है, लेकिन इतिहास में उसे कायर का नाम दिया गया, क्योंकि उन दिनों शक राजाओं का भारत पर आक्रमण होता था। तो रामगुप्त को एक शक राजा ने हरा दिया, और रामगुप्त की एक पत्नी थी, सुंदर पत्नी थी, उसका नाम था ध्रुवस्वामिनी, ध्रुव देवी या ध्रुवस्वामिनी। तो ध्रुव देवी या ध्रुवस्वामिनी बहुत सुंदर थी, रामगुप्त की वो पत्नी थी। तो शक राजा ने रामगुप्त को युद्ध में हरा दिया, और रामगुप्त को गिरफ्तार करके कहा कि अब हम तुझे मार देंगे, और नहीं तो तुम अपनी ध्रुवस्वामिनी को मेरे हवाले कर दो, तब मैं तुझे जान छोड़ दूंगा। तो रामगुप्त ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शक राजा के हवाले करने का वादा करके अपनी जान बचा लेता है। इसीलिए रामगुप्त को कायर शासक कहा गया गुप्त काल में। लेकिन रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। वो कहा कि अरे भैया तो बड़ा गड़बड़ कर दिए, भैया ने भाभी को शक राजा के हवाले करने का वादा कर चुके अपनी जान बचाने के लिए। इससे तो अच्छा होता कि रामगुप्त मेरा भैया शक राजा से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता, तब ध्रुवस्वामिनी को ले जाता तो ले जाता, ये कहीं ठीक था। ये तो कायर का काम किया, कायरतापूर्ण काम। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया? अपनी भाभी को कहा कि ठीक है, मैं शक राजा के हवाले अपनी भाभी को ले जाकर सुपुर्द करूंगा। तो शक राजा के हवाले करने के लिए
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाभी का भेष बनाता है, सज धज कर भाभी का भेष बना करके शक राजा को आदेश देता है कि ध्रुव स्वामिनी आपके दरबार में जा रही है। उनके आगे पीछे कई डोलियों में डोली जा रही है, जिसमें बहुत सारा संपत्ति जा रहा है, सब जा रहा है, लेकिन एक शर्त है कि आप अपने दरबार में अकेले रहेंगे। आपके दरबार में कोई सैनिक नहीं रहेगा, कोई गार्ड नहीं रहेगा, आपके किला में सिर्फ आप अकेले रहेंगे। ध्रुव स्वामिनी की डोली उसके कहार सहित जाएगी आपके महल में, गेट बंद हो जाएगा और ध्रुव स्वामिनी आपके कमरे में जाएगी। शक राजा बहुत खुश हो जाता है। खुश होने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड अपनी भाभी के भेष में मेन सजा धजा डोली में बैठ जाता है। अब बाकी सैकड़ों आगे पीछे की डोलियों में हथियार है और जितने कहार है ना वो सब सैनिक भेष में, सैनिक है लेकिन कहार के भेष में। यानी डोली के अंदर, अनेक डोली के अंदर मेन डोली में चंद्रगुप्त द्वितीय भाभी के भेष में बैठा हुआ है और आगे पीछे जो डोलियां थी उसमें सब आर्म्स रखा हुआ है, हथियार रखा हुआ है। और कहार जो था, हर डोली का 4 कहार, वो सब सैनिक था लेकिन कहार के भेष में था। ये सारी डोलियां शक राजा के किला के अंदर जाता है और गेट बंद हो जाता है और राजा सज धज कर बैठा है अपने सेज पर कि ध्रुव स्वामिनी आ जाने वाली है। ध्रुव स्वामिनी की जो डोली थी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जिसमें बैठ के गया था, वो डोली से निकल करके वो जाते हैं, कौन, वो डोली से निकल करके दुल्हन यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ही अपनी भाभी के देश में था, अंदर गया, स्टेज पर जाता है और बाकी जितने भी कहार थे ना, सब सैनिक थे, क्या कर लिया कि सब आर्म्स निकाल करके किले में घेर लिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया कि घूंघट में था, राजा घूंघट उठाता है, उसके बाद उससे युद्ध करता है और अंत में क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को परास्त कर देता है और पूरा राज पर कब्जा कर लेता है। इसीलिए इसका नाम आता है, रामगुप्त का नाम आता है। चलिए थोड़ा सा हमने ये बताया रामगुप्त के बारे में। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसने शकों को परास्त किया था। ऐसे विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त से पहले भी बहुत सारे लोगों ने लिए। 12वां चंद्रगुप्त सेकंड, 12वां विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। इससे पहले विक्रमादित्य की उपाधि 11 राजाओं ने ले चुका था। तो चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और गुप्त वंश में सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा विकास, जो चतुर्मुखी विकास हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में ही हुआ है। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में 9 रत्न रहते थे। इस काल में कला साहित्य का काफी विकास हुआ, कला के हर क्षेत्र का विकास होता है, इसीलिए गुप्त काल को कहा जाता है कला और संस्कृति का प्रथम क्लासिकल एज, मीन्स स्वर्ण युग। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और एक और स्वर्ण युग कहलाता है मुगल काल का, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, शाहजहां के शासन काल। और प्रथम कहा जाता है, प्रथम क्लासिकल युग कहा जाता है किसको? गुप्त काल को। और सेकंड कहा जाता है गुप्त मुगल वंश को। तो चंद्रगुप्त सेकंड बहुत, इसके दरबार में, इसी के दरबार में कालिदास थे जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद भी आते हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, ये सब कुछ राजा हुए। कुमारगुप्त फर्स्ट के दौरान ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भी आता है ना, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया? तो गुप्त शासक कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। उसके बाद स्कंदगुप्त आता है, उसके बाद अंतिम था भानुगुप्त। तो गुप्त वंश का ये कुछ मैंने शासकों के बारे में बताया। पहला शासक गुप्त वंश का कौन? श्रीगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, ये कुछ शासक हैं।
अब ये हमने संक्षिप्त में जानकारी दिया गुप्त वंश के बारे में, राजाओं के बारे में। अब हम स्क्रीन पर कुछ नोट्स भेज रहे हैं, अब उस नोट्स से बताएंगे मेन फैक्ट जो आपको परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। अब इसको आप देखें गौर से। देखिए यहाँ दिया हुआ है, आप गौर से देखेंगे कि गुप्त काल है। गुप्त काल का प्रथम शासक कौन? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक। नगरों का क्रमिक पतन, यानी पतन, डाउनफॉल, शहरों का डाउनफॉल किस काल से शुरू होता है? तो गुप्त काल से। गुप्त काल से नगरों का काफी उत्थान हुआ था, लेकिन गुप्त काल के बाद से भारत के नगरों का पतन शुरू हो जाता है। प्राचीन भारत में गोल्डन एज, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य काल को, गुप्त काल को, शिशुनाग काल को, या जो भी दिया रहेगा तो आपको याद रखना है क्या? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग का मतलब क्या? सोने का युग नहीं। जिस काल में चतुर्मुखी विकास हो, जिस काल में चतुर्मुखी विकास हो, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में विकास हो, उसी काल को कहा जाता है गुप्त काल। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में चतुर्मुखी विकास हुआ है। गुप्तों का पीरियड क्या है, काल क्या है? तो गुप्तों का पीरियड है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी। 275 से 250 ईस्वी गुप्त काल का समय है। और आगे देखें, गुप्त काल का एक शासक समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन आया 2 नंबर में, देखिए सिंपल सी बात, इसी में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, अब इसका वीडियो भी बना चुके हैं। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? 2 नंबर में पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने भारत में अनेक राज्यों को जीत करके और गुप्त साम्राज्य का विकास किया था। और यही काम यूरोप में, आप लोग आवाज को बंद कर दें, यही काम जो काम समुद्रगुप्त ने किया, वही काम यूरोप में नेपोलियन ने किया। इसीलिए नेपोलियन भी कई राज्यों को जीत करके नेपोलियनिक साम्राज्य बनाया। उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी प्राचीन भारत में कई राज्यों को जीत करके गुप्त साम्राज्य का विकास किया था, है। इसीलिए कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अब कौन कौन राज को जीता ने समुद्रगुप्त ने? तो आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया, 8वीं प्रदेश के 18 राजाओं को हराया, वन क्षेत्र के 18 राजाओं को, जंगले वाले इलाकों का, और दक्षिणापथ के 12 राज्यों को हराया, और अनेक सीमावर्ती राज्यों को भी उसने जीत करके गुप्त साम्राज्य में मिलाया। तो ये सब क्वेश्चन आता है कि भारतीय नेपोलियन क्यों कहा, ये 2 नंबर में पूछ देगा। बाकी मैं ऐसे स्पेशली ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर रहा हूं अभी। आइए, समुद्रगुप्त कुछ पदवी धारण करता है। कौन सा? तो परम भागवत की उपाधि लिया। पहली बार परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया? तो समुद्रगुप्त ने, गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त सेकंड भी परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त सेकंड से पहले समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण किया, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड भी परम भागवत की उपाधि धारण किया था। आइए, गुप्ता कैलेंडर, गुप्त संवत चलाया कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम जो श्रीगुप्त के बाद हुआ था, वो गुप्त संवत चलाया, कैलेंडर चलाया। गुप्त संवत एक कैलेंडर है, जैसे हमारा शक संवत है ना, शक संवत हमारा कैलेंडर है ना भारत का, उसी तरह से गुप्त कैलेंडर भी चलाया चंद्रगुप्त प्रथम। देवदूत के नाम से जाना जाता है कौन? चंद्रगुप्त सेकंड।
चंद्रगुप्त सेकंड जो जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, वो उपाधि धारण किया था क्या चीज का? देवदूत का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारिक पतन, पतन माने क्या? बंदरगाह। गुप्त काल में उत्तर भारत का व्यापारिक बंदरगाह, व्यापारिक पतन कौन था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह। कहां? ताम्रलिप्ति बंदरगाह है बंगाल में। बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, वहीं से व्यापार होता था गुप्ता काल। समुद्रगुप्त के शासनकाल और सैन्य अभियान की जानकारी मिलती है क्या चीज से? तो इलाहाबाद का प्रयाग स्तंभ लेख से। इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति लेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख है, यानी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, उससे आपको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अनेक राज्यों को जीत करके गुप्त साम्राज्य का विकास किया था। इसकी जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। और प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन? उनका नाम था हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। ये क्वेश्चन आया था, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? तो हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। याद रखेंगे सर। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा। गुप्त काल में सोने की मुद्रा चलती थी जिसका नाम क्या था? दिनार। दिनार सोने का मुद्रा था गुप्त काल। दिल्ली में कुवतुल इस्लाम मस्जिद है। कुवतुल इस्लाम मस्जिद भारत का पहला मस्जिद है जिसका निर्माण किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली में स्थित कुवतुल इस्लाम मस्जिद की ही बाउंड्री में, प्रांगण में, जानते हैं एक लौह स्तंभ है जिसको मेहरौली लौह स्तंभ कहा जाता है। यह किस गुप्त शासक के समय बना था? तो चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के समय मेहरौली में लौह स्तंभ बना था। इस लौह स्तंभ की खासियत है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा, आज भी चमकते रहता है। तो ये वहां उसमें लिखा हुआ है, चंद्र लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने दिल्ली में मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को। चंद्रगुप्त सेकंड ही ना शक राजा को हराया था अपनी भाभी के भेष में जाकर के। तो शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को। गुप्तकालीन वैद्य सुश्रुत। सुश्रुत कौन था? तो सुश्रुत गुप्त काल का वैद्य था, आयुर्वेदाचार्य था सुश्रुत। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न में फलित ज्योतिषी, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 विद्वान, जिसमें कालिदास भी थे। उसमें एक फलित ज्योतिषी भी थे जिसका नाम था क्या? छपनक। हाई लेवल का है। छपनक क्या था? फलित ज्योतिषी। गुप्तकालीन कृषि व्यवस्था सामंत आवाद पर निर्भर था। कायस्थ शब्द, कायस्थ माने क्या? कायस्थ बोलते हैं ना, लाला जी को कायस्थ बोलते हैं। तो कायस्थ शब्द का उल्लेख हुआ है कहाँ? मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है ना, कल बताया था मौर्य पीरियड में। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन? विशाख दत्त। तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में कायस्थ शब्द का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री फाहियान, ये आता है, कई बार आया है। चीनी यात्री फाहियान, या आ जाएगा कि फाहियान कौन था? तो चीनी यात्री। फाहियान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त सेकंड के समय। चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाहियान जो चीनी यात्री था भारत आया। गुप्त काल में चीन से आयातित वस्तु। गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में चीन से कौन सा सामान भारत में आता था? तो रेशमी कपड़ा। चाइना से रेशम के कपड़े भारत आते थे गुप्ता काल में। गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, गुप्त काल का खगोल शास्त्री फेमस आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बिहार के थे, मालूम है। और वो दानापुर खगोल के थे रहने वाले, इसीलिए नाम पड़ गया खगोल। खगोल माने ये खगोल शास्त्री थे। कौन? आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, यदि खगोल के रहने वाले थे, हम आप नहीं जानते, उन्हीं के नाम पर पड़ गया खगोल। और तारों की गिनती करते थे आर्यभट्ट।
गया पटना रूट में जाइएगा, तेलंगाना, तेलंगाना क्या है, स्टेशन है। तेलंगाना तेलंगाना में तारों की गिनती होती थी, ये आर्यभट्ट करते थे। तो आर्यभट्ट गुप्तकालीन ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आएगा आर्यभट्ट किस काल के थे, तो गुप्त काल के थे। भारत के प्रथम खगोल शास्त्री कौन, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन, आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप अजंता में, देखिए अजंता और एलोरा की गुफा फेमस है महाराष्ट्र में। तो अजंता में गुप्त काल के चित्रकला का आपको उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में, एलोरा में। अंतिम गुप्त शासक कौन थे, भानुगुप्त। इसके पहले हमने बताया कुछ शासकों के बारे में, तो भानुगुप्त अंतिम शासक थे। चंद्रगुप्त सेकंड को शक विजय के कारण क्या कहा जाता है, शकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पेज आपको जा रहा है, हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज जरा देख लीजिए। अग्रहार, अग्रहार, अग्रहार क्वेश्चन आएगा, अग्रहार क्या है, 2 नंबर में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान को अग्रहार कहते हैं। ध्यान दीजिए, अग्रहार क्या है, प्राचीन काल में राजाओं द्वारा पुरोहितों को या ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान में दे दी जाती थी, उसी को कहा जाता था अग्रहार। तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान, भूमि दान, जिस पर टैक्स नहीं लगता था, भूमि कर नहीं लगता था, इसी को कहा जाता है अग्रहार भूमि। आइए कलहन, कलहन के अनुसार, कलहन क्या था, कलहन ने राजतरंगिणी किताब लिखा था, जिसकी चर्चा पूर्व के क्लासों में मैं कर चुका हूं। राजतरंगिणी के लेखक कौन था, कलहन। तो कलहन का राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था। अशोक, मौर्य सम्राट अशोक, कलीन मौर्य सम्राट अशोक अपने शासन के 7वें वर्ष कश्मीर को जीता और श्रीनगर शहर बसाया। श्रीनगर शहर कौन बसाया है, तो सम्राट अशोक ने बसाया है। तो ये कलहन में क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी में किसका इतिहास लिखित है, तो कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। कलहन के राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। और श्रीनगर शहर किसने बसाया, तो अशोक ने बसाया था। चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल 375 से 415 था। और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो था वो विद्वानों का आश्रय दाता था, यानी विद्वानों को आश्रय देता था, संरक्षण देता था। तभी तो उसके दरबार में 9 रत्न थे, 9 विद्वान रहा करते थे। देखिए 9 रत्न कहाँ कहाँ रहा है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न, 9 विद्वान। और मुगल काल में पढ़ेंगे तो अकबर के दरबार में भी 9 रत्न, 9 विद्वान। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो आपको 9 रत्न थे वो कौन कौन थे, मैं नाम बता दे रहा हूं। कालिदास, धनवंतरी, धनवंतरी वैद्य, तो पटना के चिड़ियाखाना में एक बहुत बड़ा मूर्ति है लेटा हुआ, आप देखेंगे पूर्वी गेट के पास में। तो उसमें आपको धनवंतरी वैद्य, कालिदास, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, बराह मिहिर, ये सब कौन थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के क्या थे, 9 रत्नों में थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कराया था, तो कुमार गुप्त, गुप्त राजा था कुमार गुप्त ने। शतरंज खेल का आरंभ गुप्त काल में ही हुआ। शतरंज का जो खेल है चेस, ये आपको गुप्त काल में ही शुरू हुआ था। और यहीं से यह कहाँ गया, ईरान गया, यूरोप में गया था शतरंज का खेल, यानी भारत का ये उद्भव हुआ, भारत में उद्भव हुआ शतरंज खेल। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, ये विशाख दत्त ने लिखा था। इसके अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने भरे भाई रामगुप्त की हत्या करके और अपनी भाभी ध्रुवस्वामी से विवाह किया था। मालूम है, इसके पहले बताया था चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी भाभी के देश में जाकर शक राजा को परास्त करता है और वहां से आने के बाद उसको
अपने भाई को मार देता है और भाभी से अपनी शादी कर लेता है। इसके देवी चंद्रगुप्तम से ये पता चलता है। हूनों का आक्रमण, हून जाति का आक्रमण किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है ना। अब टाइम मेरा शो कर रहा है क्या चीज में कि अब समय आपका समाप्त होने वाला है, तो टाइम इतने देता ही है ना। तो टाइम है अभी थोड़ा, तो थोड़ा सा आज हमने बताया गुप्त काल, और गुप्त काल में जितना बताया है इसको आप सुनेंगे, और जो 2 पेज में गया है 1.5 पेज में, इसको रिवाइज करेंगे। और जुलाई में देखिए खुलने वाला है अब स्कूल कॉलेज, अब कोचिंग भी जुलाई में ही संभवतः खुलेगी। हाँ बोलिए। हेलो। अच्छा हाँ ठीक है। स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर। हेलो, स्क्रीन पर दोनों पेज दे दिया है आज। बोलिए। हेलो। हेलो। आज गुप्ता पीरियड पढ़ाए, गुप्ता काल पढ़ाए हैं, 2 पेज का है, स्क्रीन पर नोट्स है। और इसको सुनिए, अभी हम यूट्यूब पर लोड करके भेज देंगे, यूट्यूब में भी देख सकते हैं, मेरा लेक्चर भी सुन सकते हैं और नोट्स भी। हाँ यूट्यूब पर जाएगा ये भी। और कल फिर, हाँ कल फिर 5 बजे क्लास होगा। तो कल शुरू करेंगे गांधी के बारे में, गांधी जी के बारे में। ठीक है, टाइम पर बच्चे लोग आज ज्वाइन ही नहीं करते हैं, इसीलिए लेट हो जाता है। नहीं नहीं, आज और बच्चा कर रहे हैं, लेट हुआ है और थोड़ा सा ये हुआ है। ठीक है। ओके।